कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ। कार्ल मार्क्स एक महान क्रांतिकारी दार्शनिक जिसने 17वीं शताब्दी में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्स के समाजवाद विचारों को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ। उसके पिता फारसी तथा एक देशभक्त वकील थे तथा उसकी माता एक यहूदी थी। उस समय जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार होने के कारण मार्क्स के पिता ने यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई मत को अपना लिया। उस समय मार्क्स की आयु 6 वर्ष थी, लेकिन आने वाले समय में उसके जीवन पर इस घटना का व्यापक प्रभाव पड़ा और वह धर्म विरोधी बन गया। उसने इसी कारण से धर्म को एक अफीम की संज्ञा दी। 1835 में कार्ल मार्क्स को बोन विश्वविद्यालय में न्यायशास्त्र के अध्ययन के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी रुचि न्यायशास्त्र में नहीं थी। उसके बाद उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां पर उसने इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इस समय हीगल के दर्शन का व्यापक प्रभाव था और मार्क्स भी इस विचार से बहुत प्रभावित हुआ। 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मार्क्स अपने आरंभिक जीवन समय में अध्यापक बनना चाहते थे और उसने उसके लिए प्रयत्न भी किए, लेकिन उसके क्रांतिकारी विचारों के कारण उसे नियुक्त नहीं किया गया। इस प्रकार से मार्क्स दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक नहीं बन सका और इसके बाद पत्रकारिता की ओर मुड़ा। पत्रकारिता में कार्ल मार्क्स को अनुभव हुआ कि उसके लिए उसका ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उसने इतिहास समाजशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। 1843 में मार्क्स जर्मनी में बेरोजगार होने के बाद फ्रांस आ गया। यहाँ भी उसने अपना कार्य पत्रकारिता भी आरंभ की, लेकिन उसमें वह असफल रहा। इसके बाद वह फ्रांसीसी विचारकों के संपर्क में आया। मार्क्स अपने जीवन काल में ब्रुसेल भी गए, क्योंकि फ्रांस की सरकार ने 1847 में जर्मनी की सरकार कहने पर उसे वहां से निकाल दिया था। वहां पर वह कम्युनिस्ट लीग का सदस्य बना और साम्यवाद के प्रचार के लिए 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र नामक अपनी पुस्तक की रचना की। मार्क्स के अपने जीवन काल में अनेक लेख और पुस्तकें लिखी, उसमें से कुछ प्रमुख हैं। नंबर 1 गरीबी का दर्शन, नंबर 2 साम्यवादी घोषणा पत्र, नंबर 3 राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना, नंबर 4 मूल्य कीमत और लाभ, नंबर 5 दास कैपिटल। निष्कर्ष अंत में कहा जा सकता है कि मार्क्स के विचारों के निर्माण के तत्व में बहुत सी स्रोतों का खोज हुई। उसमें से समाजशास्त्र के रूप बनाई। उसकी ईंटों को उसने कई जगह इकट्ठा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके इन प्रयोगों अपनी इच्छा अनुसार किया। मार्क्स एक ऐसा पहला विचारक था जिसने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। इसके कारण यह हुआ कि उसने न केवल उस समाज का चित्रण किया जैसे वह चाहता था, परंतु उन अवस्थाओं का वर्णन किया। कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्ववाद बौद्धिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का महत्वपूर्ण दर्शन का आधार है। मार्क्स के संपूर्ण विचारों का स्रोत यही द्वंद्ववाद है। द्वंद्ववाद का अर्थ प्राय वाद विवाद से लिया जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग हीगल के द्वारा किया गया, लेकिन उसने इसका प्रयोग आध्यात्मिक और वैचारिक रूप में किया। इसे उसने द्वंद्वात्मक का नाम दिया। मार्क्स के सिद्धांत में स्पष्ट किया कि संपूर्ण संसार भौतिक रूप से एक है। यह संसार आध्यात्मिक संसार तत्व नहीं अपितु एक भौतिक संसार है। मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक वस्तु गतिशील है। इसके गति एवं दिशा को द्वंद्वात्मक पद्धति संसार में वस्तुओं की मात्रा और गुण दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रत्येक चीज के 2 पक्ष होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में पदार्थ ही प्रधान या एवं यथार्थ है। चीजों में विकास में परिवर्तन प्रतिक्रिया सीधी एवं सरल नहीं।
मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार बनाकर इतिहास की व्याख्या की। मार्क्स ने सामाजिक विकास के वर्णन के लिए जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सहारा लिया उसे ही ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या का मूल आधार आर्थिक व्याख्या है। उसका कहना है कि समाज की आर्थिक परिस्थितियां इतिहास को प्रभावित करती हैं। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया उसकी आवश्यकताओं में आरंभ होती है। मनुष्य अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता है। मार्क्स का कहना है कि नई सामाजिक व्यवस्था का आधार पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। उसमें उसने उत्पादन के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्क्स के अनुसार समाजवाद आदिम समाजवाद की अवस्थाएं। नंबर 1 आदिम साम्यवाद, नंबर 2 दास अवस्था, नंबर 3 सामंती अवस्था, नंबर 4 पूंजीवादी अवस्था, नंबर 5 सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, नंबर 6 साम्यवादी व्यवस्था। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना होने के बाद उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करके उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इस अवस्था में पूंजीवाद को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा और व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सामूहिक संपत्ति का विकसित किया गया उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होगा। किसी प्रकार का कोई आर्थिक अंतर नहीं होगा। मार्क्स का कहना है कि इस वर्ग की तानाशाही में ये कोई कार्य उत्पन्न करने के लिए सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता का त्याग कर दिया जाएगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू टू वॉच।